मेरे प्यारे शेर और चीतो, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 91 में, जहां पे हम महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के हिसाब से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यू सी माई एक्सेंट, इट सीम्स लाइक आई एम मच इंटरेस्टेड अबाउट द टॉपिक। यस आई एम, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा फनी है, बहुत ज्यादा नया सीखने को मिलेगा। सारा कुछ रिएक्शंस के बारे में है, ओके, उसके रेट्स के बारे में है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और बेसिकली, ठीक है, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस टॉपिक इन 11th, in 12th. After that, when I opted for chemical engineering, I was eager, I was waiting to learn this topic again in deep, vastly. Okay, so basically बहुत अच्छा टॉपिक है। जितना इसने पिछले 6 साल में मुझे फैसिनेट किया है, आई होप आपको भी बहुत ज्यादा फैसिनेट करेगा, बट इट डिपेंड्स द वे आई एम टीचिंग। किस तरह से मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखता हूं, ब्रीफ करता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरियस मुद्दे वाली बात यह है कि इस टॉपिक के लिए जितना फैसिनेटेड मैं हूं, सारी चीजें अगर साइड में रख दें, आपको समझ में कितना आता है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी नेसेसरी। क्लियर कर देता हूं, जिनको ऑप्ट करना है बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ये वो, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। बाकी एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ आप इसको डीपली स्टडी करना, ओके, और आगे आपको इतना काम नहीं आएगा अगर ये 3-4 फील्ड छोड़ के अगर आप कुछ और कर रहे हो। ओके, सो दिस इज द बेसिक क्लियरेंस अबाउट द टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स में सारी चीजें, सीधा मुद्दे पे आता हूं, सारी चीजें आपको ब्रीफ कर देता हूं। ना मेरे पास इस वक्त बुक है, ना कुछ है। बताने वाली बात यह है कि अगर आपको मैं जितना बता सकूं इंट्रोडक्शन में, तो उतना मैं बताऊंगा, बाकी हम लोग टॉपिक वाइज ही जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके सामने रख दूं, जो दिखाएगा हमको कुछ इस तरह से। सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ना क्यों है। ठीक है, सेकंड में मेरे शेयरों को बताऊंगा किस चीज के बारे में, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सारी बेसिक चीजें। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे आज रेट लॉ, और चौथा इट्स मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और पांचवा इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज आरडीएस। सो 4 और 5 को जस्ट काउंटेड आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज इफ द टाइम इज देयर, इफ इट गोज पास्ट 25+ मिनट्स, आई विल नॉट कैरी बोथ ऑफ दिस। इसमें ही हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड क्लीन कर देता हूं अच्छे से, और फिर शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। आई होप मजा आ रहा है आपको। ठीक है, और देखो मजे लेके ही पढ़ना है ना। उन लोगों में से नहीं बनना है जो कहते, ठीक है क्या, मैं यह साइंस के मजा लूटने नहीं आया हूं। मजा लूटना है बेटा, है ना, चतुर नहीं बनना है। मैं साइंस का मजा लूटने नहीं आया, तो क्या करना है, तुचुक तुचुक, ठीक है, वो तो करना ही नहीं है यार। साइंस का मजा लूटना है तो केमिकल काइनेटिक्स में मजा देने आए हूं, मजा ले लो। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स। सो इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट विद इट। इंट्रो, केमिकल काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या है? एनीथिंग विच इज इन मोशन और विच चेंजेस विद टाइम इज काइनेटिक। ओके, सो काइनेटिक का बेसिक डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो। काइनेटिक मतलब क्या, कोई भी चीज या कोई भी कुछ भी हो, अगर टाइम के साथ चेंज होती है। ओके, एनीथिंग विच चेंजेस विद time. Okay, don't mind my handwriting. I mean, I'll take care of it, but don't mind it for now, for the introduction part, I think. So kinetic is what? Anything which changes with time is kinetic. Okay, for example, all the physics concepts which you studied, velocity, acceleration, okay, and momentum, displacement, or the force, surface tension. Okay, so not surface tension, so all these physical concepts which you have studied, okay, these all are kinetic physical concepts. That is, we have studied these kind of concepts, for example rotational motion we have studied while the objects were in motion. Okay, a flywheel is rotating, this is happening, that is happening, you must have learned in physics, right? तो kinetic चीजें मतलब क्या, anything which changes with time। तो सीधा साफ हो जाता है हमारे सामने, chemical kinetics मतलब क्या, chemical reactions जो टाइम के साथ बदलाव देते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में क्या बदलाव होंगे? सबसे पहली बात, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ओके, वी बेसिकली डिफाइन इट एज अ केमिकल रिएक्शन। वी से इट एज अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। ओके,
नाउ इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह का बन रहा है। अगर हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि क्या, समझो कोई रिएक्टेंट है और अपने आप को वो क्या कर रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट अच्छा बना रहा है कोई। फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम विच इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल प्लस क्लोरीन गैस, ओके, विच इज अ वेरी टॉक्सिक, वी कैन से इट्स अ ग्रीन कलर्ड गैस। इससे कुछ बनाए, क्या बनेगा इससे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, विच इज स्टेबल सॉल्ट, अ कॉमन सॉल्ट वी कैन से। अब देखो सोडियम जो है ये क्या है, सोडियम मेटल है यार, इसको हाथ में लोगे ना जल के नीचे गिर जाएगा, हाथ में छेद करके जल के नीचे गिर जाएगा। सॉरी टू गिव द अधूरा इंफॉर्मेशन। क्लोरीन टॉक्सिक गैस है यार, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था इसको सुंघाने के लिए। अगर ज्यादा भीड़ आ रही है भाई क्लोरीन छोड़ दे, लेके आ जा, बंडल पड़े रहते थे पीछे, ठीक है, क्लोरीन छोड़ दे, लेके आ जा, छोड़ दे यहाँ पे मॉब में, बेहोश हो जाएंगे या जिसकी इम्यूनिटी कम है मर जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन गैस उसके लिए। लेकिन कुछ केमिकल इंटरेस्टेड लोग आए, कुछ साइंटिस्ट आए गिने चुने, जिन्होंने ऐसा कुछ कांड किया जिसकी वजह से यार इन गंदे गंदे चीजों से कोई अच्छी चीज बनाई जा सकती है जो कि ह्यूमन है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आगे हमारे इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। सो वी डेवलप्ड अ लॉट। सो इट वाज अगेन द ईस्ट इंडिया कंपनी विच डिड द थिंग, ठीक है, वो सारे सेक्टर्स में काम करती थी यार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह पता है, सारे सेक्टर्स में काम करती थी, केमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, सब कुछ, ठीक है। सो यस वी कैन गिव देम द क्रेडिट। तो NaCl इजाद हुआ, सोडियम क्लोराइड, समझ रहे हो, तो ये इंसानों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख सकते हो तुम लोग। तो केमिकल रिएक्शन का मिरेकल ही है, मेरे कहने का सारा ओके कंक्लूजन यही है कि मतलब केमिकल्स में जितने भी मैजिक्स होते हैं कि यार दो ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन से दूर रखनी ज्यादा मैंडेटरी है, लेकिन उन दोनों को मिला दिया जाए तो कॉमन सॉल्ट, इसके बिना रह नहीं सकते, जिंदगी का नमक, ओके। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड यस द प्रोडक्ट इज वेरी मच वैल्यूएबल, है ना, उसी के लिए ये सब कांड चल रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स सीखना किस लिए कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस किस तरह से आते हैं, ओके, उस चीज को जानने के लिए किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह से चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो पूरा रिसर्च का हिस्सा है, पढ़ने वाला हिस्सा है। सो दैट्स द रीजन वी आर स्टडीइंग केमिकल काइनेटिक्स। ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब केमिकल काइनेटिक्स में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, ओके। सो व्हाट डज टाइम डू, यानी कि क्या, टाइम के साथ कोई रिएक्शन कहां जा रही है, ओके, यानी कि मतलब क्या, Na और Cl मैंने दोनों एक दूसरे में मिला दिया बीकर में और मैं उसको एजिटेटर से चला रहा हूं, तो कितना टाइम लगेगा NaCl बनने के लिए। मैंने कितना Na कितना Cl डाला तो कितना NaCl बनेगा, मैंने तो दोनों मिला के 100 ग्राम NaCl बनेगा क्या, या कुछ वैसे रह जाएगा, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, उसका यील्ड कितना होगा, सारी चीजें मैटर करती है यार, सारी चीजें आती है ना जब, तो उसको कहते हैं हम क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट मतलब क्या, बेसिकली आप लोग को अगर मैं इस तरह से बोलूं स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोलूं मैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ओके। यानी जब मैंने दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया, वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनने में, ओके। सो दैट इज बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हमारा गोल सीधे साफ हो गया, क्या करना है हमको, सीधे सीधे साफ गोल है हमारा, रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना है, कितना जल्दी मुझे प्रोडक्ट मिले, राइट। सो दैट्स व्हाट वी यूज कैटलिस्ट फॉर। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इट जस्ट इंक्रीजेस, इट जस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट, ओके। कैटलिस्ट पढ़ा था। अब फिलहाल क्या करना है हमको, रेट ऑफ द रिएक्शन के एनालिसिस पढ़ने की, भाई कैटलिस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है यार। तो हमको जानना है बेसिकली कि कैटलिस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बेसिक दो रिएक्टेंट्स है, आओ रिएक्ट करो, कैटलिस्ट क्यों चाहिए, क्यों टेम्परेचर को बढ़ाए, क्यों प्रेशर को डिक्रीज करे, क्यों ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे हमको प्रोडक्ट मिल सके ऐसा। अब देखो जैसा होता है कि हर एक केमिकल स्पीसीज का अपना एक रिएक्टिंग मिक्सचर होता है, अपना एक रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, उसका खुद का एक मॉलिक्यूलर टिपिकल फेनोमेना होता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जैसे बायोलॉजी में है ना, अपना जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो भी इवोल्यूशनरी स्पीसीज है, जो भी सेल्स है, अपने हिसाब से डेवलप होते हैं यार, अपने हिसाब से वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, सारा का सारा उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही होता है। अगर एनवायरनमेंट होगा
तो वो लोग सस्टेन करेंगे, वरना मर जाएंगे, ठीक है। सिमिलर गोज विथ chemical species. If you want a specific type of product, you need to give it the environment. Okay, so that's what all rate of the reaction tells about. So we can, from here we can say that rate of the reaction depends upon nature of the reactant. How is the nature? Okay, how environment I can create to make the reactant to make a product. Okay, nature. दूसरी बात हम देखेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे हो, प्रेशर कितना दे रहे हो, वापस डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करती है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कहना क्या चाहता हूं मैं। ओके, बहुत आसान भाषा में चल रहा है फिलहाल, तो आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन आई होप मैं आपको इजीली ब्रेक डाउन करके दे रहा हूं चीजों को, ठीक है। So you don't need to worry about that. सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कंसेप्ट आई होप आपको पता है। कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, इसको लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यानी कि क्या, समझो एक सॉल्यूशन है जिसका कुछ वॉल्यूम है, उसमें कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मोल्स है, या कितने नंबर ऑफ मोल्स है स्पेसिफिक वॉल्यूम में। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी है, ओके, उसमें 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 डाला है मैंने। ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड आइदर बाय मोलैरिटी और मोलैलिटी, है ना। और ये सारे कंसेप्ट्स मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक्स रिवाइज करना ये तो बनता है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस यूनिट क्या रहेगा इसका, मोल्स पर मीटर क्यूब, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितने मोल्स है। अगर ज्यादा मोल्स है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कम मोल्स है तो हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन है ना। अगर एसिड में बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। अगर पानी कम एसिड ज्यादा है तो हम कहेंगे इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और 100% एसिड तो कभी होता नहीं, 98%, 99% मैक्स टू मैक्स, जो सबसे खतरनाक एसिड है दुनिया के, H2SO4, HNO3, है ना, इस तरह के एसिड्स कभी भी 100% नहीं होते, इसको डाइल्यूट ही रखा जाता है, बेसिकली 40%, 50%। तो कॉन्सेंट्रेशन हमको वो बताता है। अब क्या होगा, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन सीखा क्यों हमने, A gives B, फॉर एग्जाम्पल B इज प्रोडक्ट एंड A इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि क्या, A का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, यानी कि A घट रहा है, और इट्स गिविंग बर्थ टू न्यू स्पीसीज, ऑल न्यू प्रोडक्ट, वेयर द रिएक्टेंट इज okay, it's drowning itself into what, to zero concentration, and what it's creating a product from itself, which is a whole new thing. It has new chemical properties, it will have new physical properties like melting point, boiling point, so it will be a whole new creation from this reactant thing. So the concentration of B, we can say it is increasing with time. Okay, so with time it passes on. Okay, जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे A का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, B का बढ़ता है, सीधी बात। अब चलते हैं, ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा और आसान कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी देखते हैं। मेंटोस जिंदगी क्या करेगा, दिमाग की बत्ती जलाएगा। किस तरह से, देखो बताता हूं। तो सरल भाषा में समझो, A का 100% कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। A एक रिएक्टिंग स्पीसीज है जिसका 100% कॉन्सेंट्रेशन है, और एट T इज इक्वल टू 0। अब इसको बनाना है B, इसको बनाना क्या है, B बनाना है। तो B कैसे बनेगा, A से, A का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और B का बढ़ेगा। तो T जब 1 मिनट हो गया तो A का कॉन्सेंट्रेशन था 75% और B बन गया था 25%। अब जब T इज इक्वल टू 2 हुआ 2 मिनट पे, तो A का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 50% और B का हो गया 50%। यानी कि ये आधा रिएक्शन अभी हुआ है, यानी कि A क्या हुआ है, आधा इसने खुद को खत्म किया है और आधा B को बनाया है, राइट। सो द प्रोडक्ट इज बीइंग हाफ फॉर्म एंड रिएक्टेंट B इज हाफ डेवास्टेटेड। ओके, तो वापस अब ये 75%
25% बचा है, यानी कि 75% खर्च हो गया, तो जब खर्च हो गया उसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? इट जस्ट लाइक अपसाइड डाउन, ओके, जैसे कि क्या, एक सीसो की तरह, यानी कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है ना। तो एक खर्च हो रहा है और अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील कर रहा है। तो ये हो गया ऑल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन का अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से रेट लॉज वर्क करते हैं। अब बेसिक रेट लॉ को हम डिस्कस करेंगे और शायद से रेट लॉ पे हमको इस चैप्टर को अपना इस लेक्चर को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, उसके लिए हमको शायद से एक नए लेक्चर की जरूरत पड़े, क्योंकि थोड़ा अलग कंसेप्ट है। तो हम ब्रेक लेंगे एक। सो दिस बैरियर इज राइट विच इज आफ्टर रेट लॉ। रेट लॉ के बाद ब्रेक। तो रेट लॉ क्या बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। ये तो रिलेशनशिप आप आसानी से समझ सकते हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। तो अगर मैंने एक रिएक्शन लिया AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अभी ABB CC DD क्या है, एग्जांपल ले लो, 2NO2 प्लस H2O गिव्स व्हाट वी कैन से 2NH NO2, दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इट विल फॉर्म, ओके, और कुछ इस तरह से। तो अब ये क्या है, 2 1, इट्स नथिंग हियर व्हिच मींस वंस, 1 इट्स 2 अगेन एंड इट्स 1 हियर अगेन। तो ये क्या है इनको कहते हैं हम कोएफिशिएंट्स। व्हाट काइंड ऑफ कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी कि क्या, कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रिएक्टेंट्स के रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। तो A, B, C and D which are in small, they denote here as stoichiometric coefficients, okay, it's basic, it's nothing else, you have seen a lot of times, है ना। तो ये बस stoichiometric coefficients हैं। A, B और C और D जो कैपिटल में है, they denote as what, reactants and the products, यानी कि chemical species, basically it's not a number. So A, B, C, D, these are numbers representing stoichiometric coefficients, and capital A, B, C and D, you need to remember this, okay. I want it to be duly noted कि यार इसको नोट कर लो अच्छे से। ABCD स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और कैपिटल ABCD क्या है, रिएक्टेंट स्पीसीज एंड प्रोडक्ट स्पीसीज, ओके। सो दिस आर द थिंग्स। अब देखो होगा क्या, मैंने बोला रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन निकल जाती है तो इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है कि आई होप ये आपको पता होगा कि किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल दें तो इज इक्वल टू देने के बाद कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इसका बेसिक एग्जांपल में छोटा सा ले लूं जिनको नहीं पता है। नंबर ऑफ रुपीज आई हैव एंड आई बॉट सम नंबर ऑफ चॉकलेट्स फ्रॉम दैट, ठीक है। समझो मेरे पास 1 रुपए है और 1 रुपए में मेरे पास 2 चॉकलेट आएंगे, ठीक है। 50-50 पैसे वाला एक चॉकलेट है, पकड़ लो। 1 रुपए है मेरे पास और मेरे पास 2 चॉकलेट आ सकते हैं। समझो मेरे पास 5 रुपए आ गए तो मैं 10 चॉकलेट खरीद सकता हूं। उसी हिसाब से मेरे पास 10 रुपए आ गए तो मैं 20 चॉकलेट खरीद सकता हूं। सो एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बेसिक फेनोमेना है, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए आ गए तो मैं 200 चॉकलेट खरीद सकता हूं, तो यानी कि बदलेगा नहीं एंड तक, कितना भी तुम कर लो, बेसिक रिलेशनशिप है। अब नंबर ऑफ रुपीज जैसे बढ़ रहा है वैसे नंबर ऑफ चॉकलेट क्वांटिटीज बढ़ रही है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं दैट नंबर ऑफ रुपीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट, ओके, इट हैज अ रिलेशन। उसी तरह से दिस साइन कम्स हियर। अब अगर मेरे को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल बनाना है, यानी कि क्या, आई वांट टू एस्टैब्लिश इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब एक को 2 के बराबर बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, तब जाके 2 बनेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को निकाल करके मैंने इज इक्वल टू डाला, तो इज इक्वल टू रिलेशनशिप एग्जिबिट करने के लिए LHS इज इक्वल टू RHS लाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं तो मैं देखता हूं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे अगर इज इक्वल टू बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 2 से, ठीक है। वापस यहां पे दोनों पे मैंने रब कर दिया,
इनको भी इक्वल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2। अरे बदलेगा नहीं, चाहे आप 10,000 रुपए आपके पास हो तो आप 20,000 चॉकलेट खरीद सकते हो, फिर भी इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वॉट एवर अमाउंट यू टेक और वॉट एवर द फैक्टर यू इंक्रीज विथ, 2 विल बी कॉन्स्टेंट। इफ यू वांट टू मेक द थिंग्स इक्वल फॉर दिस रिलेशनशिप, 2 विल बी द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप इसको हटाना है और इज इक्वल टू में तब्दील करना है तो 2 आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को अगर निकालना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा इज इक्वल टू डालने के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लियर हो गया। इस चीज को याद रखना कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इट चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन, and is equal to, it will become K into concentration. I take an example which is according to the rate law. For example, AA plus BB, they both react with each other to form CC as a product and DD as a byproduct. ठीक है, so the rate of the reaction will wholly depend upon the rate constant K and concentration of A, the reacting species, concentration of B, raised to the power of some exponents X and Y. So x and y are the molar exponents. ठीक है, अब ये नेसेसरीली इसके स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होते, इसलिए मैंने a और b नहीं लिखा। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा a रेस टू a, b रेस टू b, यानी कि जितने इसके स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उसके पावर्स को ये रेस टू है। लेकिन यहाँ पे x और y क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जो चीजें है ना ऊपर a और b की रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड है, ये हमको एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। ये हम श्योरली डैम श्योरली नहीं कह सकते कि भाई यार ये एक स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ही डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मोल्स लूंगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट हो, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट स्लो है, भाई ए थोड़ा ज्यादा ले ले बढ़ा ले हो जाएगा, स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ऐसा होता तो यहाँ पे ए और बी आते तो हम कर लेते वैसा कि यार ए थोड़ा ज्यादा बढ़ा ले, बी थोड़ा ज्यादा बढ़ा ले, हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज इसकी कुछ ऐसी हैं कि वो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होती। सो इसीलिए एक्स वाई कुछ भी रह सकता है, फ्रैक्शन रह सकता है ना, ए रेस टू 1/2 3/2 ऐसे भी रह सकता है, ए रेस टू स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के भी इक्वल आ सकता है, कुछ भी। सो दिस मोलर रेशियोज और दिस मोलर एक्सपोनेंट्स विच वी से एक्स एंड वाई, these are not equal, always not equal to stoichiometric coefficients. You need to remember this, MCQ के तौर पे कई दफा पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये रेट लॉ है जो हमको बताता है कि rate of the reaction, it totally depends upon the concentration of the reacting species, also the product species, and the K, it is called as rate constant. Okay, it is called as rate constant. और इतने देर के लिए केमिकल काइनेटिक्स की इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा है और जितनी जरूरी थी उतनी मैंने बताया। थोड़ा बहुत टाइम पास भी हुआ लेकिन वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग लाइक केमिकल काइनेटिक्स इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड टू सिंपल वे। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने किया सिंपल वे में। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है या कुछ सवाल है, आप लोग प्लीज पूछो इंट्रोडक्शन टॉपिक में से। अगले लेक्चर में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड वी विल स्टडी अबाउट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज RDS। तो लेक्चर नंबर 92 के लिए अवेटेड रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। साथ में केमिकल काइनेटिक्स खत्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीजें करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।